नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, के क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं फतेह सिंह लेकर के आया हूं आपके लिए भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जो शिक्षक ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट, पटवार, पुलिस, एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अंत तक बने रहें आप लोग मेरे साथ में और लेते रहें क्लास का आनंद। कहते हैं कि रख हौसला रही वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और जीने का मजा भी आएगा। तो देखिएगा, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय इतिहास का सैंधव घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात करेंगे मित्रों? सैंधव घाटी सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। बात ये करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हमें मिलता है, लिखा हुआ क्या नाम मिलता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। तो चर्चाएं करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी बात करें तो एक कौन से काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की। कौन से काल की? आदि ऐतिहासिक कालीन। आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कह सकता हूं। और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन और कांस्य युगीन सभ्यता है। लेकिन ऐसा क्यों भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदि ऐतिहासिक जो काल है इसकी जो हमें जानकारी होती है, आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी किससे होती है? अपठनीय ग्रंथ। वह किससे होती है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों से। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी जानकारी भी हमें अपठनीय ग्रंथों से होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल था जिसका मानव सभ्य था, लेकिन मानव ने जिस लिपि को लिखा उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल की जो हमें जानकारी होती है, जिन ग्रंथों को पढ़ा नहीं गया उन्हें कहा गया अपठनीय ग्रंथ। तो सहारा किसका लेता है? पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल आपसे पूछे कि सैंधव सभ्यता कौन से काल की है? आदि ऐतिहासिक काल की। और कौन से युग की है? तो बोला कांस्य युग की है। अब सुनिए, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसे का निर्माण किससे होता है? तांबा से। तांबा और किससे? टिन से मिलकर के क्या बनता है? कांसा बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्यों नहीं पढ़ा गया? अब हम किसकी बात करेंगे? सैंधव घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? इस सभ्यता की लिपि लिखी जाती दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। वह कैसे लिखते? बाएं से दाएं, दाईं ओर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है यह प्राय दाएं से बाईं ओर लिखी जाती और फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात करूं, ये हाथ कौन सा है? दायां है। तो यहां से चालू होती है, इधर आती है, इसके बाद इधर, फिर इधर, इधर, फिर और इधर। यानी इस प्रकार से लिखी गई। दाएं से कौन सी ओर लिखी गई? बाईं ओर। दाएं से इस तरफ लिखी गई और दाएं से बाईं ओर लिखी गई। इस प्रकार से लिपि को लिखा गया। बात क्लियर? यानी दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाईं ओर लिखा गया। यदि ध्यान दीजिएगा, लेकिन सैंधव सभ्यता की लिपि को चित्रों के रूप में लिखी जाने के कारण इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी नाम दिया जाता है। यानी इसका और नाम मिलता है भाव चित्रात्मक लिपि। यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती। भाई ये जो लिपि है यह दाएं से कैसे लिखते? बाईं ओर, और फिर बाएं से कैसी ओर लिखते? दाईं ओर। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है और इसे वेस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं। कौन सी लिपि? वेस्टोफेडन लिपि। भाव चित्रात्मक और कौन सी लिपि कहते हैं? वेस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाव चित्रात्मक क्यों कहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है
इसको चित्रों के रूप में लिखा गया, इसलिए इस लिपि को भावचित्रात्मक कहते हैं। इतिहास की भाषा में सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसे बेस्टोपेदन कहते हैं। भाई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से कैसे लिख रहे हैं, बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चित्रों के रूप में लिखी जाने के कारण इस लिपि को भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं और इसे बेस्टोपेदन लिपि भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आकृति के लिहाज से बात करें तो इस लिपि को सर्पाकार लिपि भी कहते हैं। कौन सी लिपि? सर्पाकार। और इसे गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है, गोमूत्र लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसका अन्य नाम भी मिलता है सैंधव लिपि। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि कौन सी थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अथवा चित्रों के रूप में लिखी जाने के कारण भावचित्रात्मक। और क्या कहते हैं? बेस्टोपेदन लिपि। क्या कहते हैं? बेस्टोपेदन। इसकी आकृति के लिहाज से इस लिपि को सर्पाकार कहा जाता है और गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? सैंधव लिपि। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, ये हमारा टाइटल है, ये हमारा क्या है? टॉपिक है। अथवा मैं ये कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की है? आदि ऐतिहासिक काल की। और इसकी जानकारी हमें किससे होती है? अपठनीय ग्रंथ और पुरातात्विक स्रोतों से होती है। यह सभ्यता कांस्य युगीन है। कांसा एक मिश्र धातु है, इसका निर्माण तांबा और टिन से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है यह दाएं से कैसे लिखी जाती? बाएं, और बाएं से कैसे? दाएं और लिखी जाती। आकृति के लिहाज से क्या नाम दिया गया? भावचित्रात्मक। इतिहास की भाषा में बेस्टोपेदन। बेस्टोपेदन। आकृति के लिहाज से सर्पाकार और गोमूत्र लिपि भी कहते हैं और इस लिपि को सैंधव लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार नोट करिए, आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिएगा, यहां से आगे हम लोग और बात करते हैं। यहां से आगे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय। काल का मतलब समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय की बात करें किसके अनुसार? C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि। C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि। डेंटिंग कार्बन विधि। C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि। C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि के अनुसार, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? C14 रेडियो डेंटिंग जो कार्बन विधि है उसके अनुसार बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यानी ये C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि क्या है? ये विधि कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु कितने समय पुरानी है? कोई क्या है? वस्तु है। कोई वस्तु कितने समय पुरानी है? कितने समय क्या है? पुरानी। समय पुरानी है। कोई वस्तु कितने समय पुरानी है उसकी जानकारी, यानी C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि एक ऐसी विधि है जिससे ज्ञात किया जाता है कि कोई वस्तु कितने समय पुरानी है, उसकी जानकारी को देने वाली सबसे प्रमाणिक विधि कौन सी होती है? C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि। यानी मान लेते मार्कर है फॉर एग्जाम्पल, ये कितना पुराना है, तो इसकी जो जानकारी को देने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाणिक विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक। C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि, उसकी जानकारी देने वाली, जानकारी देने वाली सबसे प्रमाणिक विधि, सबसे क्या है? प्रमाणिक विधि है। प्रमाणिक विधि है। इस विधि का जो आविष्कार है, इस विधि का आविष्कार, तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि का आविष्कार किया 1949 ईस्वी 1949 में। किसने किया था? विलियम लिब्बी ने। विलियम लिब्बी के द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया। C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि की खोज 1949 में विलियम लिब्बी ने की। और इसके अनुसार यदि समय की बात करें तो इसके अनुसार समय की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है ये C14 रेडियो डेंटिंग कार्बन विधि के अनुसार कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये प्रश्न एग्जाम में
पूछा गया। अब यहां से आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक बार आप सभी मित्र स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जब अगली स्लाइड में बात करते हैं। तो देखिए यहां से आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से होती है। तो समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे सर्वप्रथम जानकारी। किसकी जानकारी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले क्या दी गई? जानकारी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी कब दी, हम इसकी बात करेंगे। तो देखिएगा 1826 के दशक की बात, कब की बात कर रहा हूं? 1826 ईस्वी। ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश को इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश का एक अधिकारी था जिसका नाम था सर चार्ल्स मेसन। क्या नाम था दोस्तों? सर चार्ल्स मेसन। 1826 के दशक में, यानी 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर चार्ल्स मेसन। और सर चार्ल्स मेसन ने दिल्ली से लाहौर की यात्रा पर गए। ये कहां से गए यात्रा पर? दिल्ली। और दिल्ली से कहां की यात्रा पर गए? लाहौर। 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी जो दिल्ली से लाहौर की यात्रा पर निकले, तो लाहौर के समीप इस चार्ल्स मेसन को एक उजड़े हुए नगर के भग्नावशेष दिखाई दिए। चार्ल्स मेसन नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था, ये 1826 में दिल्ली से कहां की यात्रा पर गया? लाहौर की यात्रा पर गया। तो लाहौर की जब यात्रा पर गए, तो लाहौर के समीप इस चार्ल्स मेसन को एक उजड़ा हुआ नगर के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। उजड़ा हुआ एक नगर था, और उस उजड़े हुए नगर के क्या दिखाई दिए? भग्नावशेष दिखाई दिए, यानी अवशेष दिखाई दिए। तो चार्ल्स मेसन ने अनुमान लगाया कि इस नगर की स्थापना किसने की होगी? सिकंदर लोदी ने की होगी। भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके अवशेष हमें लाहौर के समीप से मिलते हैं। तो भाई चार्ल्स मेसन जब दिल्ली से लाहौर की तरफ गया था, फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से आपको दर्शा सकता हूं, प्राचीन भारत की मैंने बात समझना। मान लेते हैं क्या है? दिल्ली है, इधर से कहां जा रहा है? लाहौर जा रहा है। तो दिल्ली से लाहौर को गया, तो लाहौर के समीप जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके भग्नावशेष दिखाई दिए चार्ल्स मेसन को। तो चार्ल्स मेसन ने अनुमान लगाया कि इस नगर की स्थापना किसने की होगी? सिकंदर लोदी ने की होगी। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जो जानकारी को देने वाला इतिहासकार था, उसका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था दोस्तों? चार्ल्स मेसन था, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले क्या दी? जानकारी। लेकिन ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण, किसकी बात करें? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसे किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था, जिसने इस सभ्यता का सबसे पहले क्या किया? सर्वेक्षण किया। अब देखिएगा, यहां से आगे बात करें 1856 में सर्वेक्षण कब किया दोस्तों? 1856 में इसका क्या किया था? सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिएगा 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी की बात कर रहा हूं, लाहौर नाम का एक शहर है। कौन सा शहर है? लाहौर। और लाहौर के समीप क्या बिछाया जा रहा था? रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा, रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा था, बिछाने का काम, जाल बिछाया जा रहा था। और जाल बिछाने का काम कर रहे 1856 में लाहौर के समीप रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा था। और जब रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा था, तो इसका काम कौन कर रहे थे? दो व्यक्ति कर रहे थे। एक का नाम था विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन। कौन कौन कर रहे थे? जॉर्ज बर्टन और कौन था? विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन इस कार्य को कर रहे थे। यानी मैं आप सीधे शब्दों में ये कहूं कि भारतीय इतिहास में पहली रेलगाड़ी
या मैं पहले विश्व की बात कर लूं, विश्व इतिहास में पहली बार जो रेलगाड़ी है वो 1825 के अंदर इंग्लैंड में चलाई गई थी। और भारत की बात करें, भारत में पहली जो रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई? 1853 में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी की बात करें तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो दोस्तों राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी है ये 1874 में चलाई गई। अर्थात मैं ये कहूं कि अंग्रेजों ने भारत में रेल परिवहन के साधनों का कहीं पर विकास किया तो 19वीं शताब्दी में किया। अंग्रेजों का भारत में रेल परिवहन के साधनों का विस्तार करने का उद्देश्य क्या रहा? अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से भारत में रेल परिवहन का साधन बिछाया या रेल परिवहन का प्रारंभ किया कि हम भारत का कम समय में कहीं अधिक शोषण कर सके। भाई जो भारत देश है, भारत का कम समय में क्या किया जा सके? अधिक शोषण किया जा सके। इसके उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई। और जब 1853 में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी तो इसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों नहीं हम भारत का कम समय में अधिक शोषण कर सकते हैं। तो इसके उद्देश्य से रेल परिवहन का जाल अब धीरे धीरे संपूर्ण भारत में बिछाया जाने लगा। और इसी की दिशा में एक कदम यह हुआ, यानी इसी की दिशा में एक यह कदम यह हुआ कि 1856 में लाहौर के समीप रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा था। जब लाहौर के समीप रेल लाइनों का जाल बिछा रहे थे तो दो भाई इस काम को कर रहे थे। एक का नाम तो क्या था? जॉर्ज बर्टन, और एक का नाम क्या था? विलियम बर्टन। इनको लाहौर के समीप, कहां की बात कर रहा हूं? लाहौर के पास, लाहौर के पास ईंटों से बनी सड़कों के अवशेष दिखाई दिए। सड़कों के अवशेष मिले। सड़कों के क्या मिले? अवशेष मिले। अवशेष मिले। दोनों भाई रेल लाइनों का जाल बिछा रहे थे तो लाहौर के पास इन्हें ईंटों से बनी क्या मिल गई? सड़क के अवशेष मिले। इस काम की देखरेख करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इस काम की देखरेख कौन कर रहा था? अलेक्जेंडर कनिंघम। देखरेख का काम कौन कर रहे थे? देखरेख करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम इस कार्य को देख रहा था। भाई कार्य को करने वाले कौन थे? विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन। लेकिन काम को कौन देख रहे थे? अलेक्जेंडर कनिंघम इस कार्य को देख रहे थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अनुमान लगाया कि आखिर में इस जगह पर ईंटों से बनी सड़क कहां से आई, मुझे इस विषय पर क्या करना चाहिए? शोध करना चाहिए। ये कौन अनुमान लगा रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम लगा रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। तो ध्यान दीजिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। अब यहां पर क्या होता है? एक बहुत बड़ा कार्य होता है। नोट 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में किसके प्रयासों से? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और इसकी क्या की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहां पर कर दी गई? कलकत्ता में की गई। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में प्रयास करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इंडियन जो रिसर्चिकल इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है, मैं कहूं कि द इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और कहां पर कर दी गई? कलकत्ता में कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे मैं कुछ बात और करूंगा कि नोट भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसका पुनर्गठन, विभाग का क्या किया? पुनर्गठन किया। 1902 में, 1902 ईस्वी में
तत्कालीन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिएगा, यानी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने कर दी। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन की बात करें तो वर्ष 1902 में भारत के तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका किया गया। स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहां से आगे हम बात करते हैं, एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां से आगे हम लोग बात करें, यहां से आगे हम बात करें, देखिए यहां से आगे हम बात करें, अब बात किसकी आती है? खोज की। खोज की हम बात करें, वर्ष 1921 ईस्वी सर जॉन मार्शल खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यानी अब सुनिए कंप्लीट बात, मैंने क्या कहा आपसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले जानकारी किसने दी? सर चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन यहां से आगे मैंने आपको बताया है, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो पुनर्गठन है वो किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने किया है। फिर मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यहां से आगे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, नोट मैं यहां पर डालूंगा कि नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? प्रथम स्थल हड़प्पा था। कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा था। इसलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? इसलिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु जो घाटी है, इस सभ्यता का खोजा गया जो पहला नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है। इसलिए सैंधव सभ्यता को एक अन्य नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम आपको टॉपिक का जो टाइटल पढ़ाया था तो उसमें बताया कि सैंधव सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु जो घाटी सभ्यता है उसका खोजा गया पहला जो नगर है वह नगर कौन सा है? हड़प्पा है। इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं नाम देने वाला। क्या देने वाला? नाम देने वाला। नाम देने वाला सिंधु घाटी सभ्यता को नाम देने वाला कौन था? तो 1923-24 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा। कौन था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के द्वारा द लंदन वीकली, समाचार पत्र का नाम क्या था?
द लंदन वीकली, समाचार पत्र में इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। तो आपको ज्ञान क्या रखना है इसमें कि सिंधु जो घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसकी सबसे पहले जानकारी 1826 में मिली है और चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इस सभ्यता की क्या दी है? जानकारी दी है। जबकि इसका जो सर्वेक्षण है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है और अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग करता है और इसके बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन करता है। और इसके बाद खोज की बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान की खोज कर दी जाती है। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल या पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। तो इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या मिल गया? हड़प्पा सभ्यता। फिर मैंने आपसे एक बात को कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? भाई इसको नाम देने वाला कौन था? तो 1923-24 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा एक समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र। वीकली का मतलब साप्ताहिक होता है। द लंदन वीकली, इंग्लिश में बोलेंगे द लंदन वीकली समाचार पत्र। इस समाचार पत्र में इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहां से आगे हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां से आगे और बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और उपनाम मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और उपनाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती की सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कुल क्षेत्रफल की बात हम लोग करेंगे। कुल क्षेत्रफल की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? अब हम क्या बात आती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके विस्तार की हम बात करें, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तो भैया इसका जो विस्तार है वो कहां पर है? भारत में है। और इसका विस्तार कहां पर है? पाकिस्तान में है। और इसका विस्तार कहां पर है? अफगानिस्तान में। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह विश्व के कितने देशों में फैली हुई है? 1, 2 और कितने? 3। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कितने देशों में है? 3 देशों में। एक तो कहां पर है? भारत में है, एक कहां पर है? पाकिस्तान में, और एक कहां पर है? अफगानिस्तान में। यानी भारत के 3 राज्यों, विश्व के 3 देशों में यह सभ्यता विस्तार है। इस सभ्यता का विस्तार विश्व के 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और कौन सा? अफगानिस्तान। देखिएगा, सिंधु जो घाटी सभ्यता है इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक क्या है? विस्तार, वो तो कहां पर है? भारत में। लेकिन न्यूनतम विस्तार की बात करें, इसका कौन सा विस्तार है? न्यूनतम विस्तार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा जो विस्तार है, सबसे ज्यादा विस्तार तो कहां पर है? भारत में है। और न्यूनतम विस्तार की बात करें, यानी कम से कम विस्तार कहां पर है? अफगानिस्तान में। अब हम भारत की बात करते हैं, भारत में विस्तार की बात करें, भारत में विस्तार, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो विस्तार है वो कहां पर स्थित है? तो देखिएगा, एक तो कहां पर आता है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इससे आगे हम बात करें, और कहां पर है? पंजाब में। और कहां पर है इसका? पंजाब में। और आगे बात करें कहां पर है? हरियाणा में है। और आगे बात करें कहां पर है? राजस्थान में है। यहां से आगे हम बात करें, राजस्थान से आगे हम बात करें, और कहां पर है? महाराष्ट्र में। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली में आदि।
यहां तक, यानी जम्मू कश्मीर से लगा करके कहां तक फैली हुई है, महाराष्ट्र तक। यह सभ्यता जम्मू कश्मीर से लगाकर कहां तक फैली हुई है, महाराष्ट्र तक। यानी भारत में इस सभ्यता का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और राजस्थान के साथ में महाराष्ट्र, भारत में यह सभ्यता इन राज्यों में फैली हुई है। लेकिन अब हम बात कुछ और करेंगे कि भारत में सर्वाधिक विस्तार, भारत में सर्वाधिक विस्तार, भारत में सबसे ज्यादा जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो विस्तार है इस सभ्यता का वो कहाँ है, गुजरात, गुजरात। और गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल मिल चुके हैं, 120 स्थल। कितने स्थल मिल चुके हैं, 120। यानी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात में, जबकि विश्व के दृष्टिकोण से बात करें तो कहां पर है, भारत में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिए यहां से आगे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राखी, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। लेकिन हम आगे बात करेंगे भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर, बड़ा नगर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राखीगढ़ी, हरियाणा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यानी अब तक की बात करें तो क्या बोलेंगे, वर्तमान तक, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुल कितने स्थल के, कुल 2800 स्थल, 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है। स्थलों की क्या की जा चुकी है, खोज, स्थलों की खोज की जा चुकी है, खोज की जा चुकी है, की जा चुकी है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। यहां से हम बात ये करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इतिहासकार आता है स्टुअर्ट पिगट, इतिहासकार सर स्टुअर्ट पिगट, सर स्टुअर्ट पिगट, इतिहासकार सर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा और कौन सी है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है, जुड़वा राजधानी। सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा, जुड़वा राजधानी कहा है, राजधानी कहा। तो देखिए एक बार दोबारा से, मैं आपसे एक बात को कह रहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे बड़े नगर की बात हम लोग करेंगे तो कौन सा आएगा, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है उसमें सबसे बड़ा एरिया किसका है, मोहनजोदड़ो का। लेकिन भारत की बात करें कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, हरियाणा। और आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर खोजे जा चुके हैं, 8800, 2800। अब मैंने कहा कि इतिहासकार सर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, हड़प्पा और सभ्यता कौन सी है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसे क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा, जुड़वा नगर, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। अब देखिएगा, और यहां से आगे शेष बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और निरंतर क्लास को आगे भी देखते रहे। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का आगे हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, हैप्पी नाइस डे, धन्यवाद।